नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज पूरा देश सुबह से गम मना रहा है। हमारे 300 के आसपास भारतीयों के, जिनकी मृत्यु ओडिशा के बालासोर, बड़े शहर है बालासोर, उसके पास बाहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ एक रेल हादसा, रेल दुर्घटना। और ये दुर्घटना होने के बाद आज कई सवाल उठ रहे हैं उन वक्तव्यों पे, उन सरकारी दावों पे, उस भारत की विकास गाथा पे। क्योंकि वो जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल 300 के आसपास हमारे भाइयों की, बहनों की जान गंवाने के बाद उठे इस सवालों उठ रहे, तो इसकी कीमत इतनी हो गई है। बहुत महंगे सवाल है ये। एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 के स्पीड से निकलती है। बालासोर से निकलकर अगले स्टेशन उसको जाना है। रास्ते पे बाहनगा बाजार स्टेशन लगता है। इस स्टेशन से उसे ग्रीन सिग्नल मिलता है और सिग्नल मिलने के बाद वो सिग्नल विड्रॉ हो जाता है। ट्रैक लूप लाइन पे चला जाता है। लूप लाइन पे एक ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी हुई है। ये ट्रेन 135-130 किलोमीटर की रफ्तार से उस मालगाड़ी को पीछे से जाके टकराती है। इतना भयानक वो स्पीड था और वो हादसा था कि रेल का इंजन कोरोमंडल का मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर चढ़ गया। सारे डब्बे डिरेल्ड हो गए। हाहाकार मच गया। कुछ कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे साइड वाले मेन ट्रैक पे गिरे। जहां एक हावड़ा बेंगलोर दुरंतो एक्सप्रेस आ रही थी 110 की स्पीड से, वो भी बदकिस्मती, वो भी 3.5 घंटा लेट थी। यदि वो समय पे होती तो शायद कम से कम वो बच जाती। लेकिन अब वो स्पीड से आई, उसे भी किसने रोका नहीं, क्योंकि समय ही नहीं था। और ट्रेन उन 3-4 डब्बे जो उसके पटरी पे पड़े थे मेन लाइन पे, उस पे टकरा गई। उसके भी डब्बे कुछ डिरेल हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हताहत लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुए। हमारे देश में हादसों का इतिहास बड़ा अजीब है। 2 अगस्त 1999 में 1999 में ब्रह्मपुत्रा मेल और असम एक्सप्रेस आपस में कटिहार के पास टकराई और 285 लोग मरे। यह आंकड़ा उससे भी ज्यादा है। अगस्त 2095 में 1995 में 1995 में फिरोजाबाद के पास कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस टकराई तो 350 लोग मरे थे। 6 जून 1981 में बिहार में एक पुल से बागमती नदी में एक पैसेंजर ट्रेन गिरी तो करीब करीब 750 लोग मरे। लेकिन उसके बाद 350 का ये आंकड़ा, और उसके बाद 2023 में, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। नई टेक्नोलॉजी आई है। विकास की गाथाएं लिखी है 2014 के बाद मोदी सरकार ने। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने एक कवच नाम की एक प्रणाली रेलवे में इंट्रोड्यूस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादे किए, दावे किए कि यह प्रणाली यूरोप से भी लेटेस्ट प्रणाली से अच्छी है। और जब ट्रेन के सामने कोई चीज आती है या ट्रेन आमने सामने आती है तो 400 मीटर दूर ये ट्रेन रुक जाती है, दोनों ट्रेनें रुक जाती है। यदि वो कवच प्रणाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में होती तो 400 मीटर दूर ही वो मालगाड़ी से रुक जाती, मालगाड़ी से टक्कर नहीं लेती। लेकिन क्या वो सुरक्षा प्रणाली सिर्फ फाइलों में बनी रही?
या सरकार के पास पैसा नहीं था कि तमाम रेलवे में वो लागू किया जाए? ऐसा क्या कारण था? यदि सरकार के पास पैसा नहीं था तो फिर ये भारत वंदे भारत एक्सप्रेस चालू करने की क्या जरूरत थी? जो पुराना है उसको तो संभाल नहीं पाते, नए नए घोषणा करने की और नए नए इवेंट करने की आदि ये सरकार। क्या रेलवे मौत का कुआं बन चुकी है? क्या रेलवे में प्रवास करना एक ऐसा जोखिम भरा काम हो गया मानो कोई सैनिक युद्ध पे जा रहा हो? 2014 के बाद रेलवे बजट तो खत्म ही हो गए। रेलवे लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही करके रेलवे में नए रिक्रूटमेंट बंद हो गए करीब करीब। हमारे यहाँ लोको ड्राइवर यानी ट्रेन की ड्राइवर्स की इतनी कमी है कि जिस ट्रेन की ड्राइवर को मात्र 12 घंटे नौकरी करनी होती है वो 18-18 घंटे काम करता है, ओवरलोड होता है। हमारी सिग्नल प्रणाली फॉल्टी है। 2022 में फरवरी में एक रिपोर्ट आई रेलवे बोर्ड के पास, जो कर्नाटक की एक ट्रेन हादसे के बाद आई। उसमें ये बताया गया कि ये सिग्नल प्रणाली फॉल्टी है और यही फॉल्ट इसमें भी दिखाई दिया। स्टेशन पे काम करने वाले लोग जब ओवर टाइम करते तो उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, तो वो भी मनमानी के हिसाब से अपने हिसाब से काम करते हैं। वो क्यों काम करेंगे जब उन्हें कोई उससे फायदा ही नजर नहीं आता? ऐसे में ये देश की लाइफ लाइन हुआ करती थी 2014 के पहले। मुझे याद है ममता बनर्जी का एक बजट का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेलवे का नफा नुकसान मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि रेलवे का एक सामाजिक दायित्व है। इस देश का सबसे गरीब इंसान भी यदि कहीं उसको आवागमन के लिए जाना है, कहीं जाना है किसी को मिलने, तो वो रेल का सहारा लेता था, क्योंकि उससे ज्यादा सस्ता और कोई था ही नहीं उसके पास। लेकिन बजट खत्म होने के बाद पता भी नहीं पड़ता कब रेलवे के भाव बढ़ जाते हैं। आज रेलवे का प्रवास आम आदमी के हाथ से बाहर चला गया, पसीना आ रहा है। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ह्यूमन रिसोर्स का नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। नहीं तो रेलवे सैन्य के बाद सबसे बड़ी एम्प्लॉइंग कंपनी थी इस देश की। वहां रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। जो लोग हैं उनके ऊपर इतना लोड है कि कहीं ना कहीं वो इंसान टूट जाता है और ऐसे हादसे होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ रोलिंग स्टॉक पे हम बहुत मेहनत करते हैं। रोलिंग स्टॉक मतलब ट्रैक के ऊपर चलने वाली चीजों पे। ट्रेन के डब्बे हो गए, ट्रेन के इंजन हो गए, सुरक्षा प्रणाली हो गया, ट्रेन के अंदर की सुविधाएं हो गई, स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो गया। लेकिन उन ट्रैक पे बात नहीं करते, उस ट्रैक पे मेहनत नहीं करते, उन पुलों पे अभी तक बात नहीं होती जो 100 साल ज्यादा उम्र पार कर चुके हैं और जर्जर हालत में है। ब्रिटिश कालीन पुल है, आज भी रेलवे उसी पे चल रही है। जब वो रेलवे बिछी थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई 150 किलोमीटर पर 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी कभी कोई ट्रेन चलेगी। तो रेल की कैपेसिटी उतनी स्पीड की है, उस पर यदि ओवरलोड होगा तो हादसे तो होंगे। पहले तो ये कहा गया था कि ट्रेन मेन लाइन से जा रही थी, डिरेल हो गई, तो लगा कोई ट्रैक में तो कोई क्रैक नहीं आया, तो मॉनिटर कैसा नहीं हुआ? किसी बोगी के पहिए में या किसी इंजन के पहिए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो क्या फिर उसको डेपो से निकलने के पहले चेक नहीं हुआ? लेकिन जब सारी बातें सामने आई कि एक सिग्नल होने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें दुरंतों को जाने का इंतजार था, इसलिए इस ट्रेन को लूप लाइन पे डाला। लेकिन ये भूल गए कि लूप लाइन में ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है। ये ह्यूमन एरर है, सिग्नल एरर है, कि सुरक्षा प्रणाली नहीं होने का खामियाजा है। गलती किसकी भी हो, भोग देश रहा है। आज याद आती है जवाहरलाल नेहरू की, आज याद आती है लाल बहादुर शास्त्री की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रेल मंत्री शास्त्री जी। जब शास्त्री जी मद्रास में एक रेलवे एक्सीडेंट के लिए इस्तीफा लेके नेहरू के पास गए, तो नेहरू जी ने कहा, शास्त्री जी मैं आपको तो मंत्रिमंडल से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं एक उदाहरण देना रखना चाहता हूं
यह हादसा होने पर रेलवे मंत्री भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। यदि वो कुनबा ठीक से काम ही नहीं करवा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लेते हैं, और वो इस्तीफा उनका मंजूर किया गया। आज हमारे नेता इतने मोटी चमड़ी के हो गए और उनके भक्त उससे भी ज्यादा मोटी चमड़ी के, कि वो कहते हैं कि रेलवे मंत्री की वजह से थोड़ी इस्तीफा हादसा हुआ जो इस्तीफा देंगे, तो फिर आपको शास्त्री जी का नाम लेने का भी अधिकार नहीं। जिस महानता की गाथा आप शास्त्री जी की गाते हैं उसमें यह बात भी है, रेलवे के मंत्री पद का इस्तीफा। और यदि रेलवे मंत्री ने एक्सीडेंट नहीं किया इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नहीं गए थे, तो क्रेडिट उनको भी नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी खेती में ट्रैक्टर चला के अनाज नहीं उगाते जो 81 करोड़ लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद किसानों का देना चाहिए, क्रेडिट उनको भी नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जब किसानों के घर 6,000 रुपए साल के देते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं दे रहे हैं, इसी देश के टैक्स पेयर्स का खून पसीने का कमाई में से दे रहे हैं, तो क्रेडिट उन्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब अच्छा होता है तो सब कुछ मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं, और जब हादसे होते हैं तो किसी गरीब की बलि दी जाती है। सवाल नैतिकता का है। नैतिकता सिर्फ बोलने में है, कृति में कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे यहाँ सुरक्षा कवच प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, दिखाई नहीं देते। तो आत्मनिर्भरता किस बात की? यदि आत्मनिर्भरता की बात करें तो फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार को किसी की मृत्यु निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं। उसका मृत्यु भी आप तय करेंगे और बात आत्मनिर्भरता की करेंगे। वो जीने और मरने के लिए भी आप पे निर्भर है। ये स्थिति इस देश की आपने बना के रखी है। इसीलिए जब जब कुछ सरकार बोलती है वो असत्य सा लगता है, उनका तथाकथित सत्य डोलता है, इसलिए अशोक वानखड़े बोलता है। इसीलिए आज बोला। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।